जाएगी। तो देना है तो हमारा जो लड़ाई होनी चाहिए थी वो इनएलिएनेबल इनहेरिटेंस राइट्स कि लड़की को आप बेदखल नहीं कर सकते। आज के दिन बेदखल करने की जो प्रक्रिया, उसकी वजह से माँ बाप को लगता है कि कुछ तो दें। दूसरा, लड़के की शादी में भी खर्च होता है, ये नहीं कि हमारी शादियों में सिर्फ वधू वाले देते हैं। हाँ। तो अब आप क्या कहेंगे कि जो वर वाले भी जो गिफ्ट देते हैं इस कानून के हिसाब से तो उनको भी जेल होना चाहिए। वो 11-20 साड़ियां लेके गए दहेज के लिए, तो मतलब इतना उल जलूल किस्म से बुनियादी इशू है एक्सटॉर्शन क्राइम होना चाहिए। यानी जो इंडियन पीनल कोड में भी है कि यदि आप किसी को सता के, फिरौती करके, उसको प्रेशर करके कुछ मांगते हैं, उसको एक्सटॉर्शन कहा जाता है। आपने जो लड़की लेके जाती है, देके जो उसको गिफ्ट्स कहते हैं माँ बाप, फिर कहेंगे नहीं नहीं ये दहेज था। आपने अगर एक्सटॉर्शन के कानून को ईमानदारी से लागू किया होता जो आईपीसी में था, तो इस नालायक नए कानून की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सुनील जी, एक्सटॉर्शन की बात पर भी आपका इनका जवाब मैं चाहूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ कि कम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब काओ जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, जब उसमें मुकदमा दर्ज होता है, बहुत सारे केस होते हैं, मुकदमा तो दर्ज हो गया, उसके बाद उनका आपस में कंप्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि कॉन्सिलेटरी सेल है और चीजें, उनका कंप्रोमाइज हो जाता है। और जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो जो एफआईआर जो लॉन्च हुई होती है वो कैश हो जाती है। बहुत केसों में ऐसा होता है। इस एफआईआर सुनील जी, मुझे एक बात आपसे, मैं आप लॉ ऑफिसर हैं, उसके तहत मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो संशोधनों की बात हो रही है, उन संशोधनों से क्या फायदा हो पाए? देखिए, संशोधनों से एक फायदा तो ये हो रहा है, अभी हाईकोर्ट की कई सारी जजमेंट इस सब्जेक्ट के ऊपर आई हैं। उसमें यह है कि पहले क्या होता था कि जैसा कि सुनने में आता था, हमारे यहाँ प्रिजनर आते हैं, वो बोलते थे कि जैसी लड़की ने रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस में, तो जिसका नाम लिखा होता तो पुलिस वाले उनको जो है अरेस्ट करके तिहाड़, दिल्ली का मैं बता रहा हूँ, तिहाड़ भेज दिया। तो वो हो जाता था। तो ये तिहाड़ भेज देते थे। अब क्या हुआ है, आफ्टर वेरियस रूलिंग्स ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी है इसमें, उन्होंने अब ये कहा है कि आप जो भी ये एफआईआर जब दर्ज होती है तो इसको पहले इन्वेस्टिगेट करो। जबकि कोई पूरी इन्वेस्टिगेशन करो। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आपको लगता है प्राइमा फेसी केस, अगर आपको लगता है कि इसने किया है, आप खाली उसी को अरेस्ट करो। आप सभी को, जिसने उसने नाम दे दिया, आप सभी को अरेस्ट नहीं करेंगे। सुनिए, ये तो दिल्ली और इसकी बात करें, लेकिन क्या हर जगह ये है ऐसा? पुलिस को प्राइमा फेसी केस बनाने में टाइम ही नहीं लगता। ये कानून बना था 1986 में। हाँ। 1990 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक रूलिंग आई थी जिसमें यह कहा गया था कि एक लड़की जो कि अपने पति से नाराज है, वो अपनी नाराजगी का बदला लेने के लिए हर किसी को लपेट लेगी। ये 1990 में, 1986 में कानून बना। 1990 तक कितने मामले दर्ज हुए ये आप डेटा देख सकते हैं। उस समय भी ये बात उठी थी। उसके बाद जस्टिस जेडी कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस कानून को बेलेबल और कंपाउंडेबल बनाने की बात की। मालीमात कमेटी बनाई गई। मालीमात कमेटी की भी ये रिकमेंडेशन थी कि इसे बेलेबल और कंपाउंडेबल बना दिया जाए। हैदराबाद हाई कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी कि इसे बेलेबल और कंपाउंडेबल बना दिया जाए, जिस पर कि हैदराबाद के कमिश्नर ने वहां पर एक सर्कुलर जारी किया कि किसी की अरेस्ट ना हो। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे ये कंपाउंडेबल है। इसके अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा में इसको कंपाउंडेबल करने की मुहिम चली थी, पर वो हो नहीं पाया, सफल नहीं हो पाई। अगला आप सवाल लीजिए। 16/4 की बात है ये, और लड़का पकड़ा गया और कोई नहीं पकड़ा गया। मतलब कि जो करी है ना, जो उसने मारा है, लड़के ने मारा है और वो खुद कह रहा है कि मैंने मारा है। और 4 महीने से वो प्लान कर रहा था, और मेरी दीदी 4 मंथ प्रेग्नेंट थी। किसी को भी नहीं पकड़ा, सास ससुर वहाँ नहीं थे उनके। और हम ये चाहते हैं कि उसे इंसाफ मिले, सबको पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जब 4 मंथ से प्लानिंग चल रही थी तो सब होने चाहिए ना उसमें। ना किसी को पकड़ा है, बस उस लड़के को पकड़ा हुआ है। तो और ये यूपी का केस है। हाँ, दहेज मांगती थी उसकी सास। इसमें बेटे अगर जैसे है कि कंप्लेंट आपने की, वहाँ पे अगर आपको लगता है कि पुलिस से आपको इंसाफ नहीं मिला, इसका बड़ा एक और इसका तरीका होता है कि जो एरिया मैजिस्ट्रेट है वहाँ जाके आप एक कंप्लेंट फाइल करवा दें किसी वकील को कह के, और उसमें आपको देखेंगे वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करके उसमें प्रॉपर वे से इन्वेस्टिगेशन, जब कोर्ट ऊपर सुपरवाइज करती है तो प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन होता है और जो भी कल्प्रिट होते हैं वो पकड़े जाते हैं। बिल्कुल सही ये सही नहीं है कि कोर्ट सुपरवाइज करे, तो जरूरी है कि प्रॉपर ही हो जाए। आगे बात तो यह मैं इधर इंटरप्ट करना चाहूंगा, जो इस बच्ची ने कही है कि
सुनील जी का भी कहना ठीक है अकॉर्डिंग टू लॉ, बट ये सारे प्रोसीड्यूर फॉलो करना, वो मैजिस्ट्रेट के पास जाना, ये करना वो करना, तो ये इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। और ये नहीं है कि मैजिस्ट्रेट के पास चला गया और मैजिस्ट्रेट सुन के वो सुपरविजन दे विल गिव डायरेक्शन टू द पुलिस, क्योंकि कोई ऐसी बात ये नहीं होता है। तो वो जो मधु जी, मेरे ख्याल में नाम मैं गलत नहीं कह रहा, मधु जी ने जो कहा है वो एक्चुअली मैं भी शुरू से ये कह रहा हूं और इनके साथ भी मैं सहमत हूं कि कानून अपनी जगह पे है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक होना चाहिए। कहीं ना कहीं कानून पर जो अमल होना है, जो इम्प्लीमेंट होना है, उसकी जरूरत महसूस हो रही है। विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका भारत आज भी कुछ ऐसी कुरीतियों का दामन नहीं छोड़ पा रहा है जो कई बार इंसानियत को भी शर्मसार कर देती हैं। वहीं काफी अरसे से चुप्पी साधे बैठी औरत मुखर हो रही है, नहीं सहना चाहती अब वो और ज्यादती। वहीं सहनशीलता में कमी ऐसे हादसों को जन्म दे देती है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या इस तरह के झूठे केसेस परंपराओं के टूटने, पारिवारिक इकाइयों के बिखरने का संकेत नहीं देते? ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, सवालों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, आप रहिएगा अस्मिता के साथ। मैं अलबीना जी से पहला प्रश्न पूछना चाहूंगी कि हम लोगों के लिए कहना बड़ा आसान होता है कि मैजिस्ट्रेट के पास जाके रिपोर्ट लिखा दीजिएगा, पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखा दीजिएगा, लेकिन आज आप देखते होंगे कि हर जगह पैसा चलता है। तो जो माँ बाप या जो लड़की जिसकी की फाइनेंशियल स्टेटस ऐसी नहीं है कि वो अदालत में जाए या मैजिस्ट्रेट के पास जाए या इस केस का खर्चा उठा पाए, तो उसके लिए आपकी संस्था कैसे हेल्प करती है? और दूसरा कि ऐसी परिस्थितियों में हमारे समाज में या इन लड़कियों के लिए क्या उपाय है? देखिए, पहली चीज़ संस्था के बारे में तो मैं कह दूं कि हम मुफ्त कानूनी सलाह केंद्र चलाते हैं, वहाँ से मदद करते हैं, बहुत सारे केंद्र चलते हैं देश भर में। मगर कानून ऐसा है कि अगर एक लड़की जो दहेज की समस्या से पीड़ित है, परेशान है, पुलिस थाने में जाए, होना ये चाहिए कि उसकी कंप्लेंट दर्ज हो, उसको तुरंत रक्षा मिले। अगर उस पर कोई खतरा है, कोई समस्या ऐसी है, उसको फौरन पुलिस प्रोटेक्शन दे। और उसके साथ ही जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट दायर कर रही है, तो ट्रायल के पूरे पीरियड में उसको सरकारी वकील मिलना चाहिए, यानी पुलिस उसके बिहाफ पे अपना केस लड़ेगी, सरकारी वकील उस महिला को मिलना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि खर्चा ना हो। इसकी काट जागरूकता ही है, क्योंकि हम महिला समिति से, एडवा से हमारा अनुभव दिल्ली में ये जो विमेंस सेल का पूरा रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस का जो मसला चला, उसमें हमारा अनुभव ये है कि कहीं ना कहीं जब पुलिस का काम चार्जशीट दायर करके आगे भेजने का न रह के पूरा मसला सुलझाना, दहेज का लेन देन करना, तो वो बहुत ही करप्ट एक सेल बन गया है। और कहीं ना कहीं एक तरह से सुनने में अच्छा लगता है कि महिला सेल है, महिलाओं को आसानी होगी, मगर उससे कुछ समस्याएं खासकर करप्शन की बढ़ी हैं। मगर समीना जी से मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगी कि संशोधन की जब बात हो रही है 498A में खास तौर पे, उसको डाइल्यूट करने की बात हो रही है। और मुख्य बात ये हो रही है कि अब जब कोई महिला जाए तो सीधे अरेस्ट ना हो, और अरेस्ट से पहले अच्छा खासा इन्वेस्टिगेशन हो। मैं एडवा से ज़रूर ये कहना चाहूँगी, मेरे ख्याल से काफ़ी महिला संगठनों के तौर पर के बिहाफ पर मैं ये कहूँगी कि 498A में इस संशोधन का हम समर्थन नहीं करते। अच्छा। बात ज़रूर है कि गलत केसेस होते हैं, हर कानून का हमारे देश में नाजायज़ इस्तेमाल होता है, कोई